तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। अब कौन बुक से चल रहा है तो यही है किरण प्रकाशन का ऑल बिहार एग्जाम। तो जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो इस बुक को जरूर अपने पास रखेंगे। इसका पूरा के पूरा डिस्कशन हम इस यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरुआत करते हैं। आप लोग निकाल लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। क्या निकालना है? आधुनिक भारत। हम आपको बता दें कि आधुनिक भारत में आपको जो कल हम करवाए थे वो 22 प्रश्न तक करवा दिए थे। कितना प्रश्न तक? 22 नंबर प्रश्न तक हम कल कवर करवा दिए थे। आज हम लोग 23 नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं। कितना सवाल से? 23 नंबर से। तो चलिए 23 नंबर सवाल को देखिएगा। बोला है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब रखी? मुस्लिम लीग की बात आया। किसकी बात आया? मुस्लिम लीग की बात आया। तो मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मुस्लिम जो लीग था, जो मुस्लिम लीग था, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1906 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी जो स्थापना है वो 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना। कहिएगा इसकी स्थापना कौन किया था? इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है आगा खा। कौन खा? आगा खा था। और सलीमुल्लाह खा था। और मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना भी था। तो इसको ध्यान रखना है। आगा खा को जरूर याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के गठन के समय कौन सा था? आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना था। तो इन्होंने भारत विभाजन की जो मांग रखा, इन्होंने जो भारत विभाजन की मांग रखा था वह 1940 में रखा था। कब रखा था? 1940 में भारत विभाजन की मांग रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? अब सुनिएगा, आजाद हिंद फौज की बात आया है। क्या आया है? आजाद हिंद फौज की बात आया है। तो एक होता है आजाद हिंद फौज। एक क्या होता है? आजाद हिंद फौज। और एक होता है आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार होता है वो। तो याद रखिएगा, एक होता है आजाद हिंद फौज और एक था आजाद हिंद सरकार। तो आजाद हिंद सरकार का जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया था? तो वो किए थे रास बिहारी बोस किया था। कौन किया था? रास बिहारी बोस, नॉट घोष। क्योंकि देखिए जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम दल गरम दल अलग हुआ था, उस समय रास बिहारी घोष थे। लेकिन इस समय कौन है? रास बिहारी बोस है। कौन है? बोस। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन के समय वो रास बिहारी घोष थे। लेकिन ये कौन है? रास बिहारी बोस। लेकिन आपके एग्जाम में यानी आपके जो बुक दिया हुआ है उस बुक में आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन कर दिया है? सुभाष चंद्र बोस, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। तो आजाद हिंद फौज का स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। तो सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना किए थे? तब आप कहेंगे आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। आजाद हिंद सरकार बोलेगा तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा। लेकिन आजाद हिंद फौज बोलेगा तो रास बिहारी बोस का नाम आएगा। और आपके प्रश्न में आंसर गलत दिया हुआ है। आपके आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। तो आपको ये वाला नोट कर लीजिए। आजाद हिंद फौज कहेगा तो रास बिहारी बोस, आजाद हिंद सरकार कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर।
बोला है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति के बारे में ऑलरेडी बताए दिए हैं, लेकिन एक बार और जान लीजिए। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को क्या बोलते हैं जानते हैं? इसको बोलते हैं सिपाही विद्रोह कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह बोलते हैं। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से शुरू हुआ था। इसमें बिहार के जगदीशपुर यानी आरा से कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे, यहां से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। कहां से? बिहार के जगदीशपुर से। इसे दबाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, उसे दबाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, एक का नाम है विलियम टेलर, एक का नाम है विंसेंट आयर। तो एक का नाम है विलियम टेलर, एक का नाम है विंसेंट आयर। यही गया था बाबू वीर कुंवर सिंह को दबाने के लिए। तो एग्जाम में आएगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह को किन दो अंग्रेज अधिकारियों ने दबाने आया था? तो उसका नाम है विलियम टेलर और विंसेंट आयर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार से कौन हो गया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह हो गया। लेकिन बोलेगा कि पटना से कौन था? तो पटना से पीर अली था। कौन था? पीर अली था। तो पटना से पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता था। क्या था? पुस्तक विक्रेता था। लेकिन बोलेगा कि फैजाबाद से कौन था? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला कौन था? मौलवी अहमदुल्ला था। लेकिन फतेहपुर से कौन था? तो फतेहपुर से अजीमुल्ला था। कौन था? अजीमुल्ला। कौन था? अजीमुल्ला था। तो फतेहपुर से कौन? अजीमुल्ला। और फैजाबाद से कौन? मौलवी अहमदुल्ला। लेकिन कहेगा असम से कौन? क्या बोलेगा? असम से कौन? तो वो था दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त ये कहां से था? असम से था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दीवान मनीराम दत्त ये असम से था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था। और इसी मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 रुपया, 50,000 का इनाम रखा गया था। क्या रखा गया था? 50,000 रुपया का इनाम रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दीवान मनीराम दत्त है। दीवान मनीराम दत्त है, याद रखना है। तो 50,000 रुपया, 50,000 रुपया इस पर इनाम रखा गया था इसको पकड़ने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? मतलब कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व नहीं था? तो वो कौन था? वो था चित्तौड़। कौन था? वो था चित्तौड़ था। तो चित्तौड़ 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व नहीं था। 1857 की क्रांति में चित्तौड़ भाग नहीं लिया है। तो इसका आंसर चित्तौड़ हो जाएगा, क्योंकि झांसी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 26 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है झांसी। तो झांसी से कौन किया था? रानी लक्ष्मी बाई किया था। जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल किया था। लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल किया था। लेकिन चित्तौड़ से कोई भी आंदोलन में भाग नहीं लिया गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़। आइए 27 नंबर प्रश्न की तरफ। 27 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? कौन आंदोलन? फेबियन आंदोलन। कौन आंदोलन? फेबियन आंदोलन। तो थोड़ा फेबियन आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा फेबियन आंदोलन के बारे में क्या कहते हैं जान लेते हैं। तो लिखिएगा फेबियन आंदोलन करने वाला कौन था बताइए। फेबियन जो आंदोलन था वो कौन किया था? तो आप कहेंगे सर एनी बेसेंट किया था। कौन? एनी बेसेंट किया था। और याद करिए एनी बेसेंट एक और आंदोलन किए थे जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। कौन आंदोलन? होम रूल आंदोलन करने वाले कौन थे? तो वो भी थे एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट के बारे में और क्या जानते हैं? यह भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो वो थे एनी बेसेंट थी। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और ये कब अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 में बनी थी। कहां पे बनी थी? तो कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। तो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। कब? 1917 में। कहां पे? कलकत्ता अधिवेशन में। तो फेबियन आंदोलन कौन शुरू किया? एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन कौन शुरू किया? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? तो ये आयरलैंड की रहने वाली थी। कहां का? आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड की रहने वाली कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये भी हो गया फेबियन आंदोलन। ठीक है, फेबियन आंदोलन के बाद अगला लिखिएगा। तो हो गया फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन है? एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कामागाटा मारू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कामागाटा मारू है क्या। तो ये जो कामागाटा जो ये मारू है ना, कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। कौन सी नाम है? जहाज का नाम है। क्या नाम है? कामागाटा मारू। एक सिंगापुर का व्यक्ति था। कौन था? सिंगापुर। सिंगापुर का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह नाम था। सिंगापुर के एक आदमी थे जिसका नाम था गुरुदत्त सिंह। क्या नाम था? गुरुदत्त सिंह नाम था। याद रखिएगा उन्होंने जापान से एक जहाज किराया पर लिया। कहां से? जापान से। जापान से एक जहाज क्या लिया? किराया पर लिया। किराया पर लिया। एक व्यक्ति थे जो सिंगापुर के थे। कौन थे? गुरुदत्त सिंह। कौन थे? गुरुदत्त सिंह थे जो जापान से एक जहाज किराया पर लिए। और जहाज का नाम था कामागाटा मारू। क्या था? कामागाटा मारू। जापान से जो जहाज लिए थे उस जहाज का नाम कामागाटा मारू था। और जहाज किराया पे लिए कौन? तो वो लिए थे गुरुदत्त सिंह। और गुरुदत्त सिंह कहां का थे? तो सिंगापुर के थे। कहां के? सिंगापुर के थे। इन्होंने जहाज किराया पर ले लिया और कनाडा की यात्रा में निकल गया। कनाडा देश। कनाडा देश की यात्रा पे, कनाडा देश की यात्रा पे निकल गया। कहां निकल गया? कनाडा जा रहा था। कहां? कनाडा जो देश है जो कि क्षेत्रफल का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है और दूसरा सबसे बड़ा देश
कनाडा है। तो इसी कनाडा देश की यात्रा पर ये जहाज को लेके गुरुदत्त सिंह निकल पड़े और उस जहाज में 376 व्यक्ति बैठे हुए थे। जहाज में कितने व्यक्ति? 376 व्यक्ति क्या हुए थे? बैठे हुए थे। इसमें कितने व्यक्ति? 376 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो थोड़ा और डिटेल में समझिए, कामागाटामारू क्या है? तो आप कहेंगे सर एक जहाज है। जहाज कहो या जलपोत कहो, क्या कहो? जलपोत कहो। जलपोत या जहाज एक ही बात होता है। पानी में चलने वाला पोत को बोलते हैं जलपोत, ठीक है। तो सिंगापुर का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह इन्होंने एक जहाज किराया पर लिया और वो जहाज का नाम था कामागाटा मारू। और जहाज कहां से किराया पर लिए? तो जापान से लिए। कहां से? जापान से लिए। और किस देश की यात्रा पे निकल गए? तो कनाडा देश की यात्रा पे निकल गए। कौन सा देश? कनाडा देश की यात्रा पे निकल गए। उसमें व्यक्ति कितने बैठे थे? 376। जैसे कनाडा की यात्रा के लिए निकले और जब ये जहाज कनाडा देश पे पहुंचा तो कनाडा की जो सरकार थी वो इस जहाज को अपने देश में आने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। ये जो कनाडा का जो सरकार था, ये जहाज जैसे पहुंचा कनाडा तो कनाडा देश में पहुंचने से इसको क्या कर दिया? मना कर दिया। बोला कि तुम मेरे देश में एंट्री नहीं ले सकते हो। तो कनाडा ने क्या किया? मना कर दिया कि आप मेरे देश में ये जहाज लेके नहीं आ सकते हो। मना कर दिया और ऊपर से ये फोन कर दिया अंग्रेजों को, भारत, कि देखिए वहां से कुछ लोगों को कहां लेके भेज दिया है? कनाडा आया था और हमने कनाडा में प्रवेश करने नहीं दिया है। तो फिर ये रिटर्न आएगा जहाज। कहां आएगा? रिटर्न आएगा और ये रिटर्न होके कलकत्ता के एक बजबज बंदरगाह पे आएगा। कहां पे आएगा? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह, बज बंदरगाह पे आएगा। कहां पे आएगा? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर रिटर्न आता है ये वाला जहाज। कहां आएगा? जैसे कनाडा देश जैसे पहुंचता है कामागाटा मारू तो कनाडा की सरकार मना कर देगा कि आप मेरे देश में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो फिर ये जहाज रिटर्न भारत आएगा। कहां आएगा? भारत आएगा। अब भारत के कौन राज्य में आएगा? तो कलकत्ता में आएगा। और कलकत्ता के कौन बंदरगाह पे आएगा? तो बजबज बंदरगाह। बज बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? जहां पे बहुत सारा पानी या जहाज लगता है उसे बोलते हैं बंदरगाह। उसे बोलते हैं पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। जहां बहुत सारा पानी या जहाज लगे उसे बंदरगाह कहते हैं। तो कलकत्ता में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बजबज बंदरगाह। कौन बंदरगाह? बजबज बंदरगाह। यहीं पे आता है। और फिर अंग्रेज में आइए 376 लोगों में मारपीट होता है जिसमें से कुछ लोग इधर भी मरेगा और कुछ लोग अंग्रेज का भी मरता है। तो ये वाला पूरा के पूरा कामागाटा वाले मारू वाला मैटर है। आप इसको लिख लीजिए इतना, कामागाटा मारू। चलो जल्दी से नोट कीजिए, कामागाटा मारू के बारे में पूरा डिटेल याद रखिएगा। तो कामागाटा मारू एक जहाज है। सिंगापुर का राजा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया। जापान का जहाज था, जापान से इन्होंने किराया पर लिया था। कनाडा देश की यात्रा पर निकला था। 376 व्यक्ति बैठे हुए थे। जब वो वापिस आएगा भारत तो कलकत्ता में आएगा और कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे आता है। तो इतना याद रखिएगा कामागाटा मारू के बारे में।
तो आपका आंसर कहाँ जाता है भाई? एक क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था? जलपोत था। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ। और कब तक चला? तो 1918 तक चला। 4 साल तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? तो 4 साल तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध के समय में एक गदर क्रांति हुआ था। कौन क्रांति? गदर क्रांति हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो उत्तरी अमेरिका में हुआ था। कहां पे? उत्तरी अमेरिका में हुआ था। तो नोट कर लीजिए, उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांति हुआ था। कौन क्रांति? गदर क्रांति हुआ था। गदर क्रांति हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? तो पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समझ लीजिए क्या है। लिखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखना है आपको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो 1878 में आया। कब आया? 1878 में आया। लाने वाले थे लॉर्ड लीटन। लाने वाले कौन थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाले कौन थे? लॉर्ड लीटन थे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन इसलिए लाया था कि वहां पे एक पत्रिका चलता था। भारत के अंदर एक पत्रिका छापा जाता था। पत्रिका कहे तो पेपर छापा जाता था। और उस पेपर में अंग्रेजों के बारे में हिनाई छापा जाता था। अंग्रेजों की बुराई को छापा जाता था। तो इसीलिए उस समय का जो गवर्नर था लॉर्ड लीटन, उन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वो जो पत्रिका चलता था उस पत्रिका को बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्या कर दिया? बैन कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस समय इसको है ना, उसी समय जब बंद कर दिया तो यहाँ का जो भारतीय था एक दूसरा पत्रिका छाप दिए जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका छापने लगे। कौन पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका को छापने लगे। इसे अमृत बाजार पत्रिका को क्या बोलते हैं? मुंह बंद करने वाली पत्र पत्रिका बोलते हैं। तो इसे पहली बार बंगाली में छापा गया था। पहली बार इसको किसमें छापा गया? अमृत बाजार पत्रिका को पहली बार बंगाली में छापा गया। फिर बाद में अंग्रेजी में भी छापने लगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाली में और फिर अंग्रेजी में छापा जाने लगा। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका चालू किया गया। फिर हुआ क्या कि लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। लेकिन बाद में जब लीटन हटेगा और लीटन के बाद जो अगला गवर्नर बनेगा वो बनेगा लॉर्ड रिपन बनेगा। कौन बनेगा? लॉर्ड रिपन बनेगा। तो लीटन के बाद कौन बनेगा? तो लॉर्ड रिपन बनेगा। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था तो ये रिपन साहब जब आएगा तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर देगा, समाप्त कर देगा। तो लॉर्ड रिपन क्या करेगा? समाप्त कर देगा। किसको समाप्त करेगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो लीटन लाने वाला और समाप्त करने वाला रिपन है। लाने वाला कौन? लीटन। लेकिन खत्म करने वाला कौन? रिपन। तो याद रखिएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया तो उसके जगह पे कौन सा पुस्तक छापा गया? अमृत बाजार पत्रिका छापा गया। कोई पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका कौन सब छापा? तो 3 लोग मिलकर छापा। अमृत बाजार पत्रिका
कौन कौन लोग छापा? तो एक का नाम है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका के जनक ये है मोतीलाल घोष। और एक और आदमी थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। तो एक थे मोतीलाल घोष और एक था शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार जो पत्रिका है, अमृत बाजार जो पत्रिका है उसे छापने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे मोतीलाल घोष और एक थे शिशिर कुमार घोष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला कौन? तो लॉर्ड लीटन। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करने वाला कौन, समाप्त करने वाला कौन? तो वो थे लॉर्ड रिपन। और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया तो उसके जगह पे कौन सी पत्रिका चलाया गया? तो अमृत बाजार पत्रिका। पहले कौन भाषा में? बंगाली में छपा जाता था, फिर कौन भाषा में छपने लगा? अंग्रेजी में छपने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ये अमृत बाजार पत्रिका के जनक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार पर प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो किसने बनाया था? तो लिखिएगा 1931 के कांग्रेस का अधिवेशन। लिखिएगा 1931 में जो कांग्रेस का बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, तो उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिला था, सरदार की जो उपाधि मिला था वो बारदोली की महिला के द्वारा मिला था। बारदोली की महिला के द्वारा इसे एक उपाधि मिला था जिसे बोलते हैं सरदार की उपाधि। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाला बारदोली की महिला थी। कौन थी? बारदोली की महिला थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। कौन पुरुष? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष को बोलते हैं आयरन मैन। कौन मैन? आयरन मैन के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बैठक में जो मौलिक अधिकार था, कौन अधिकार? मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1931 के जो कराची अधिवेशन था, कौन अधिवेशन? कराची में बैठक हुआ था। तो 1931 के जो कराची अधिवेशन था उसका अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसमें जो मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो पेश करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन के नाम से जानते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया? तो बारदोली की महिला दिया। कौन दिया? बारदोली की महिला दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू नहीं दिए थे, इसको काट दीजिए। जवाहरलाल नेहरू नहीं दिए थे, ये राजेंद्र प्रसाद दिए थे। कौन दिए थे? राजेंद्र प्रसाद दिए थे, इसको काट दीजिए। मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो राजेंद्र प्रसाद दिए थे। जवाहरलाल नेहरू का नाम काट दीजिए, जवाहरलाल नेहरू का नाम काट दीजिए। मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो दिया, कौन दिया था? राजेंद्र प्रसाद दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो सिंपल बात है बुआ, सिंपल बात है
सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है। किसकी बात? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। करने वाला कौन था? ये आंदोलन करने वाला था गांधी जी। कौन जी? गांधी जी थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में हुआ, तो जब लाहौर अधिवेशन चल रहा था, लाहौर अधिवेशन जब 1929 का चल रहा था, तो इसी में प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव क्या हुआ था? पारित हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, उसी में प्रस्ताव को पारित किया गया था। और जब लाहौर अधिवेशन की बात करें 1929 वाला, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था और बोला था कि 26 जनवरी 1930 को तिरंगा क्या करेंगे? फहरा देंगे। तिरंगा फहरा देंगे। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि पहली बार तिरंगा किसने फहराया? पहली बार तिरंगा कौन फहराया? पहली बार तिरंगा किसने फहराया? तो उसका नाम है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा। तो मैडम बीकाजी कामा थे जो पहली बार तिरंगा झंडा फहराए थे। पहली बार तिरंगा झंडा फहराने वाले कौन? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा थे। नोट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी जी किए थे। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का जो प्रस्ताव था वो लाहौर अधिवेशन में नहीं था। इसमें गलती हो गया है। लाहौर अधिवेशन में नहीं होगा, यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ और गांधी जी किए। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का जो प्रस्ताव था ना, वो लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में। ठीक ठीक है, ठीक है। वीडियो बन रहा है। हुआ वीडियो बन रहा है। तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। गांधी जी शुरू किए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कौन अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? तो थोड़ा इसके बारे में पढ़िए। 1939 के बारे में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कौन अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था।
1939 में कौन अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इससे पहले कांग्रेस में क्या होता था कि सब लोग सर्वसम्मति से एक लोगों को अध्यक्ष मान लिया जाता था, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ कि इसमें 2 लोग बोला कि हम अध्यक्ष बनेंगे और वो बोल रहा था हम अध्यक्ष बनेंगे। एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस, एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को बनने नहीं देना चाहता था। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे। तो इसी बात के लिए चुनाव हो गया और एक तरफ खड़ा हुआ सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ गांधी जी अपना कैंडिडेट उतार दिए। गांधी जी अपना कैंडिडेट उतार दिए, उसका नाम क्या है बताइए? सुभाष चंद्र बोस। और एक तरफ कौन था? गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट उतार दिया था। सुभाष चंद्र बोस और एक कौन था? गांधी जी किसको खड़ा कराए थे? गांधी जी सुभाष चंद्र बोस, याद ही नहीं आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक तरफ खड़ा हुआ और गांधी जी याद नहीं आ रहा है गांधी जी किसको खड़ा कराए थे। कागज दिमाग से निकल गया है। गांधी जी किसको खड़ा कराए थे? एक मिनट रुकिए, गांधी जी किसको खड़ा कराए थे? यही दिमाग से निकल गया। उसका नाम है, गांधी जी किसको खड़ा कराए थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कराए थे। एक तरफ खड़ा थे सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ गांधी जी खड़ा करा दिए पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी, पट्टाभी होता है, ऐसे लिखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया लिखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया। और जब चुनाव होगा तो सुभाष चंद्र बोस इस पद पे जीत जाएंगे, चुनाव को जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। गांधी जी ने क्या बोला कि ये पट्टाभी सीतारमैया नहीं आ रहे हैं, ये गांधी हार गया है, क्योंकि गांधी ने इसको खड़ा कराया था। तो इसी बात के लिए सुभाष चंद्र बोस को अच्छा नहीं लगा और फिर इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। और पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने सिंगापुर जाकर एक पार्टी बना देगा जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। एक पार्टी बना देगा फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1939 का बात है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना देगा। और जैसे सुभाष चंद्र बोस पद को छोड़ेंगे तो उस पद पे
जब अध्यक्ष के रूप में जब पद खाली होगा तो अब अध्यक्ष बनाया जाएगा राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष रहेंगे, फिर बन जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। और गांधी जी एक कैंडिडेट खड़ा कराए थे, इसका नाम है पट्टाभी सीता रमैया। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस का मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था। जब 1935 का जब चुनाव हुआ था, 1935 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय कौन कौन क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, यही आपसे पूछ रहा है। देखिएगा 1935 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस का सरकार कहां का नहीं बना, तो पंजाब और बंगाल में, पंजाब में और बंगाल में उसकी सरकार नहीं बनी। किसकी? कांग्रेस का। तो याद रखिएगा 1935 के चुनाव में पंजाब और बंगाल को छोड़कर बिहार, उत्तर प्रदेश हर जगह सरकार बना, लेकिन पंजाब और बंगाल में इनकी सरकार नहीं बना। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे वंदे मातरम 35 नंबर, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण है? तो वंदे मातरम गीत में सन्यासी विद्रोह का चित्रण है। कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम गीत में कौन से विद्रोह का चित्रण मिलेगा? देखिएगा वंदे मातरम, पहले तो बताइए वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रचयिता तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का जो उल्लेख है, उल्लेख किस पुस्तक में है? बताओ किस पुस्तक में है? तो वो है आनंद मठ में। कौन पुस्तक में? आनंद मठ में है। बताओ वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष था रहीमतुल्लाह सयानी। उसी समय वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। 1896 कलकत्ता का अधिवेशन था और रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। और रहीमतुल्लाह सयानी के बारे में याद रखिएगा, कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष था। कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष था कौन? रहीमतुल्लाह सयानी। और लिखिएगा कि वंदे मातरम में कौन से विद्रोह का चर्चा है? तो आप कहेंगे सन्यासी विद्रोह। कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था मालूम है आपको? सन्यासी विद्रोह 1860 से लेकर 1880 तक चला था। सन्यासी विद्रोह। कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। तो इतना भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, इसका उल्लेख आनंद मठ पुस्तक में है। इसको गाया गया था पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन। रहीमतुल्लाह सयानी उसका अध्यक्ष था जब 1896 कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था तब। आइए रहीमतुल्लाह सयानी कौन है? तो कांग्रेस का दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष है। सन्यासी विद्रोह में कौन से वंदे मातरम किस विद्रोह में चित्रण है? तो बोलेंगे सन्यासी विद्रोह में। ठीक है। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो 1860 से लेकर 1880 में। तो आगे है महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो लिखिएगा महात्मा गांधी के बारे में। लिखिएगा, लिखिए महात्मा गांधी।
पहले तो लिखो महात्मा गांधी। पहले तो लिखो पहला पॉइंट कि राष्ट्रपिता किसने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। कौन कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर कहा। फिर बोलेंगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का। यार गलत हो रहा है यार, सुभाष चंद्र बोस कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहा? सुभाष चंद्र बोस कहा। लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो बोलेंगे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। यानी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा गांधी बताए थे। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। और लिखेगा महात्मा गांधी को बापू कहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आएगा महात्मा गांधी को मलंग बाबा कौन कहा था? मलंग बाबा। कौन बाबा? मलंग बाबा। महात्मा गांधी को मलंग बाबा कौन कहा था? तो मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान कहे थे। कौन कहे थे? जो बांग्लादेश के जनक है मुजीबुर रहमान, वही कहे थे। मलंग बाबा कहे थे। मलंग बाबा कहे थे। तो नोट कीजिए, इतना आपको नोट करना है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को मलंग बाबा कौन कहा? तो मुजीबुर रहमान कहा। तो उसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 36 का आंसर सुभाष चंद्र बोस। 37 है कि कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? तो कूका आंदोलन कहां हुआ था बताइए? कूका आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन तो कहेंगे सर कि कूका जो आंदोलन है, ये जो कूका आंदोलन है, ये जो कूका आंदोलन है आपका, ये पंजाब में हुआ था। कहां पे? पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहां हुआ बोलिए? तो पंजाब में हुआ। कूका आंदोलन कब हुआ? पंजाब में। कूका आंदोलन करने वाले कौन थे? तो भगत जवाहर मल थे। तो कूका आंदोलन कौन किया था? भगत जवाहर मल किए थे। भगत जवाहर मल किए थे। कब किए थे? तो 1840 में किए थे। 1840 में किए थे। लेकिन हुआ क्या कि ये आंदोलन असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। माने कूका आंदोलन पहली बार कौन किए? भगत जवाहर मल किए। कब किए? 1840 में किए। और ये क्या हो गया? असफल हो गया। तो फिर से एक व्यक्ति इसको आंदोलन को लीड किए, जिसका नाम था राम सिंह कूका। राम सिंह कूका। जब भगत जवाहर मल जो किए थे, ये असफल हो गया, तब कौन किए थे? राम सिंह कूका किए थे। कौन किए थे? राम सिंह कूका। इसको है ना 1872 में जेल हो गया था। क्या हो गया था? राम सिंह कूका को जेल में बंद कर दिया था अंग्रेज 1872 में। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। राम सिंह कूका जो पंजाब से कूका आंदोलन कर रहे थे, तो वो 1872 में राम सिंह कूका को कहां भेज दिया? जेल में भेज दिया। 1872 में कहां भेज दिया? जेल में भेज दिया गया। ठीक है। और यहीं पे जेल भेजा कहां पर? तो रंगून। कहां पे? रंगून, जो बर्मा की राजधानी है। और यहीं पे इनका मृत्यु हो गया था।
यहीं पे इनका मृत्यु हो गया था। आपसे एक सवाल है, बताइएगा कि रंगून में कौन सा मुगल सम्राट था जिसका मृत्यु हुआ था? तो वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर को क्या बोलते हैं कि वो क्या हो गया था? बहादुर शाह जफर आपका मृत्यु हो गया था कहाँ पे? रंगून में हो गया था। रंगून किसकी राजधानी है? वो बर्मा की राजधानी है। तकूका आंदोलन कहाँ हुआ? तकूका आंदोलन पंजाब में हुआ। पहली बार कौन किया? तो भगत जवाहर मल किया। कब किया? 1840 में किया। क्या हो गया? असफल हो गया। फिर कौन किया? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका कब? इसको जेल में बंद कर दिया गया। कब? 1872 में। और जेल कहाँ हुआ था? रंगून। और वहीं पे इनका मृत्यु हो गया। तो कूका आंदोलन करने वाले राम सिंह कूका थे, लेकिन शुरुआत करने वाले भगत जवाहर मल थे। तो इतना जरूर याद रखना है। आगे हरिजन बंधु नामक जो पत्रिका था, जो हरिजन बंधु नामक पत्रिका था, देखिए पहले गांधी जी एक पत्रिका छापे जिसका नाम था हरिजन बंधु। हरिजन बंधु कौन छापे थे? तो गांधी जी। कौन छापे थे? गांधी जी। लेकिन ये हरिजन बंधु बाद में चलकर बाद में सिर्फ हरिजन पुस्तक बन गया। बंधु हट चुका था। तो हरिजन पुस्तक कौन लिखा? गांधी जी। तो हरिजन बंधु पुस्तक बाद में चलकर कौन पुस्तक बन गया? तो केवल हरिजन बन गया। याद रखिएगा। आगे महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में है, ये आपको पता है। आगे बढ़िए 40 नंबर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जनक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के, आप लिख लीजिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बताइए 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला 42 नंबर। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हो गया, जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया ना भारत, जब भारत क्या हो गया? आजाद हो गया, तो उस समय 3 गो औद्योगिक नीति आया था। औद्योगिकीकरण कब आया? 3 गो आया। आजादी के बाद अभी तक कितना औद्योगिकीकरण आ चुका है? ये होगा, हल्ला नहीं ना करो, हल्ला ना करो। तो पहली बार कब? तो 1948। दूसरी बार कब? तो 1956। तीसरी बार कब? तो कहिएगा 1991। तो 3 बार औद्योगिकीकरण हो चुका है अभी तक। एक बार 1948 में, यानी आजादी के बाद है ना 48 आएगा, तो पहली बार आजादी के बाद पूछेगा तो 48 में। और सबसे नवीनतम कौन है? 1991 में। यही में एलपीजी लाया गया था। 1991 में ही एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको हिंदी में लिखिएगा उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेट मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, वैश्वीकरण लाया गया था। देखिए उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि थोड़ा आपको उदारवादी टाइप का रहना है, आपको लिबरल रहना है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी भारत में आ रहा है, तो उनके साथ थोड़ा बिहेव अच्छा रखना है। ऐसा नहीं कि उनको एकदम गुस्सा में रहना है कि तो मेरे देश में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तो फिर आपके देश में व्यापार करने नहीं आएगा। तो थोड़ा आपको लिबरल रहना पड़ेगा, थोड़ा आपको अच्छा आदमी बन के रहना पड़ेगा।
आपको गुस्सेला नहीं बनना पड़ेगा, उसे बोलते हैं उदारीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे सरकारी कोई भी चीज चलता है तो आप देखते हो तो सुविधा नहीं मिलता है, लेकिन अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा सुविधा मिलता है। कारण वो जानता है कि अगर सुविधा नहीं देंगे तो मेरे पास दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए निजीकरण का बढ़ावा दिया गया। प्राइवेट बैंक लोग देखो, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में फर्क होता है। सरकारी बैंक में आपको वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिलता है। तो निजीकरण को बढ़ावा दिया गया ताकि बढ़िया काम हो सके, साफ सुथरा काम हो सके, लोगों को सुविधा मिल सके। उदारीकरण मतलब आपको लिबरल रहना है, आपको झगड़ा लड़ाई के चक्कर में नहीं रहना है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सेला नहीं रहना है, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कराना है, आपको नॉर्मल रहना है। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि दुनिया के जितना भी कंपनी है दुनिया के देशों को, तो उसको भारत आने देंगे हम। जो भी आना चाहता है उसको आने देंगे, मना नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो अपना देश क्या हो जाएगा, तरक्की हो जाएगा। तो 1991 में कॉन्सेप्ट लाया गया एलपीजी का। एक कॉन्सेप्ट लाया गया 1991 में कि अगर देश को तरक्की करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो, तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक, आपको लिबरल रहना पड़ेगा, उदारवादी रहना पड़ेगा, नरम दल रहना पड़ेगा। निजीकरण मतलब क्या, प्राइवेट वाले लोगों को भी वैल्यू दीजिए, प्राइवेट वाले को भी कंपनी बैठाने दीजिए। अब वैश्वीकरण का मतलब हुआ कोई विदेशी कंपनी अगर भारत आ रहा है तो आने दिया जाना चाहिए, तभी जाके इस देश का तरक्की होगा। तो ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट कब आया था, 1991 में आया था। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो पूछेगा कि एलपीजी जो औद्योगिकरण कौन से औद्योगिकरण में लाया गया, तो 1991 के औद्योगिकरण में लाया गया। तो बोलेगा सबसे नवीनतम औद्योगिकरण कौन है, तो 1991 वाला सबसे नवीनतम, सबसे नया तो ये है। तो अभी तक 3 बार हो चुका है औद्योगिकरण, एक बार 48 में, एक बार 56 में, एक बार 1991 में। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो आपको मालूम है कि राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे आर एन टैगोर। आर एन टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। कौन अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था बिशन नारायण धर। तो बिशन नारायण धर थे जिसके समय में अध्यक्षता हुआ था, और उसी समय पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो 1911 आंसर हो जाएगा। अगला 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी को अपने आनंद मठ में है? तो वही है सन्यासी विद्रोह, अभी पढ़ चुके हैं। 45 नंबर, 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था, ये आपको पता है। 46, अल्मोड़ा से कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या कौन किया था? स्वामी विवेकानंद गए थे, वही शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो उसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 47 नंबर में बोला है कि 1857 के क्रांति के समय में, 1857 की जब क्रांति हुआ था तो उस समय कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से थे नाना साहब। कौन साहब? नाना साहब। और नाना साहब का मूल नाम क्या है बताइए? कल पढ़ाए थे मूल नाम, तो उसका नाम था धोधू पंत। धोधू पंत है। तो नाना साहब का मूल नाम धोधू पंत। और नाना साहब का सैन्य नेतृत्व था कौन? तो इसका सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जो सैन्य नेतृत्व कर रहा था वह तात्या टोपे कर रहा था। कौन? तात्या टोपे। तात्या
टोपे कर रहा था। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? इसका नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग है। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम है वो क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे का एक मित्र था, एक दोस्त था। तात्या टोपे का एक मित्र था, दोस्त था, जिन्होंने इसको धोखा दे दिया। क्या दे दिया? धोखा दे दिया। क्या दे दिया? धोखा दे दिया। और उसका नाम जानते हैं क्या है? उसका नाम था मान सिंह। इसके मित्र का नाम कथी है? मान सिंह नाम है, याद रखिएगा। तो 1857 की क्रांति में कानपुर से कौन? नाना साहब। नाना साहब का मूल नाम धोदू पंत। कौन पंत? धोदू पंत था। लेकिन नाना साहब का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो तात्या टोपे कर रहा था। और तात्या टोपे का जो मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे का एक मित्र था, दोस्त था, जिसका था मान सिंह। इन्होंने धोखा दे दिया। क्या दे दिया? धोखा दे दिया। और फिर तात्या टोपे को मार दिया। तात्या टोपे को मारने वाला कौन अंग्रेज अधिकारी है? तो उसका नाम है कैंपबेल। कौन बेल? कैंपबेल था। और धोखा कौन दिया था? मान सिंह दिया था। मान सिंह किसको धोखा दिया? तात्या टोपे को धोखा दिया। तो याद रखना है। आगे 48 नंबर, पूर्ण क्रांति। पूर्ण क्रांति कहे या संपूर्ण क्रांति कहे? पूर्ण क्रांति बोले या फिर संपूर्ण क्रांति बोले? देखो, या तो पूर्ण क्रांति कहे या फिर संपूर्ण क्रांति कहे, दोनों के दोनों एक ही बात है। और वो किए थे जयप्रकाश नारायण। जेपी कहे थे, जेपी जयप्रकाश नारायण कहे थे। तो पूर्ण क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति देने वाले कौन? जयप्रकाश नारायण थे। तो याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन 49, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं? राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? राजा राम मोहन राय इन्होंने कौन समाज की स्थापना किया? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1828 में। इन्होंने सती प्रथा को अंत करवाया। सती प्रथा पर रोक लगवाया। इन्होंने ही सती प्रथा पर रोक कब लगवाया? तो 1829 में लगवाया। और सती प्रथा को अंत कौन किया? सती प्रथा को अंत करने वाला गवर्नर कौन? तो विलियम बेटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक था। लॉर्ड विलियम बेटिक था, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेटिक था। तो ब्रह्म समाज 1828, सती प्रथा पर रोक लगा 1829। सती प्रथा को अंत करवाया कौन? विलियम बेटिक अंत करवाया। तो याद रखिएगा। आगे देखिए 50 नंबर, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया था? तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी से कर रही थी। तो चलिए, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप क्या करिए, 50 तक अच्छे से नोट्स बना के रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम आज बायोलॉजी का टेस्ट था, 45 प्रश्न का टेस्ट लिए हैं, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स 36 नंबर आया है एक बच्चे का। 45 सवाल में हाईएस्ट मार्क्स 36 आया है, लेकिन उसका एक दो सवाल माइनर मिस्टेक है। मान के चलना कि 37-38 सवाल हाईएस्ट मार्क्स गया है आज के टेस्ट में। तो अब हम लेने वाले मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट, अब आधुनिक भारत का टेस्ट लेंगे। तो आप रोज अच्छे से पढ़िए। इस बार जो टेस्ट होगा वो 100 सवाल का टेस्ट होगा। आधुनिक भारत का टेस्ट हम 100 सवाल का लेने वाले हैं। तो आप लोग रोज रोज पढ़िए और रोज रोज नोट्स बना के अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।